All right, Assalamualaikum, guys. I am again back with another interview with one of the budding entrepreneurs of Pakistan, excuse me, Mr. Nadeem Jahangir. नदीम को मैं पिछले कोई 2 साल से जानता हूँ और हमारी मुलाकात गालबन जामशोरों में मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स के दौरान हुई थी और उसके बाद से मैंने जिस तरह मैंने पोस्ट में लिखा था कि इतनी फोकस तरीके से एक स्टार्टअप को लेके स्टार्ट होना और जहन में ये होना कि मुझे क्या करना है और फिर उस तक पहुंच भी जाना विद इन 2 years ऑफ टाइम मैंने कई क्लिनिक्स कर ली हैं। तो आई थिंक इट्स क्वाइट अमेजिंग। तो नदीम से हम जिन एरियाज में बात करेंगे वो ये है कि हम सबसे पहले चाहेंगे कि अपना जर्नी शेयर करें, इनको क्या क्या किन किन स्टेप से गुजरे, आइडिया कैसे आया, क्या मोटिवेशन थे उसके पीछे, क्यों उन्होंने ये स्टेप लिया, क्योंकि कमर्शियल वेंचर भी कर सकते थे, सोशल साइड ही क्यों आए, क्या क्या दुश्वारियां इनको बीच में आई जिसके बाद अब ये इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं जिनसे बाकी लोग सीख सकते हैं। और फिर हम ये जानना चाहेंगे कि जो फॉर्मल तरीका है एक सोशल वेंचर को पाकिस्तान में या सिंध के अंदर रजिस्टर करने का वो क्या है और उसमें इनको क्या दुश्वारियां आई, और फाइनली फिर हम इनसे थोड़ी सी एडवाइस लेंगे जो हमारे बडिंग दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इनकी एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच नदीम फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? Alhamdulillah, ठीक ठाक. Thank you for so much for having me in या this session. पहले द तो मैं ये प्लेजर इज कहना. टोटली आवर्स। जी प्लीज गो जी अहेड। जी. जी आप चलिए, आप कहिए प्लीज। बेसिकली ये जो वेंचर है, सोशल वेंचर, इसको स्टार्ट करने का एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन था मेरे लिए और हमारे जितने बाकी दोस्त अहबाब हैं जो इस टीम में इन्वॉल्व हैं. हमने स्टार्ट किया था इस वेंचर को बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन मिली थी. वरना मेरी फील्ड भी डिफरेंट थी क्योंकि मैं ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टडीज विच इज़ अबाउट द पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट. तो वैसे मैं एकेडमिशियन ही होता और भी हूँ और नॉर्मली इस किस्म के लेक्चर्स जो कि आईसीटी से रिलेटेड हैं यही मेरा काम था. फिर एंटरप्रेन्योरल एक ट्रेनिंग है आईबीए में, सर्टिफिकेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, वो ज्वाइन किया. तो इसको ज्वाइन करने के बाद सर्टेनली एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ और मेरे जैसे और दूसरे जो साथी हमारे क्लास फेलो सईद आमिर हुसैन शाह और 2-3 और हैं, उन्होंने हमारा माइंडसेट थोड़ा सा सोशल वेलफेयर टाइप का था, यानी कि नॉर्मली हेल्प करना मुख्तलिफ लोगों की और सारा एंड ऑल दैट. तो स्टडीज़ के दरमियान जो हम क्लास अटेंड करते थे आईबीए में और वहाँ से हम जाते थे, रमज़ान के दिन थे, नॉर्मली इफ्तारी वगैरह ऑन स्ट्रीट हम करवाते थे. तो इसके दरमियान में मुझे हमें बताया, एक क्लास फेलो थी, उन्होंने बताया कि एक बच्ची ज़ेर इलाज एक हॉस्पिटल में जो कि ब्लड कैंसर की मरीज़ है, नाबिया ज़ियाउद्दीन उसका नाम, 7 साल की बच्ची थी वो. तो हमने यही सोचा कि हम कलेक्शन करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ हम सोच भी नहीं सकते, ना कोई और माइंड में ये कोई चीज़ आई कि हम कलेक्शन करते हैं, उनकी वो हेल्प कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उनके वालिदैन की हेल्प कर देंगे. तो यही, हाँ, इस सिचुएशन में हम गए, विज़िट किया, बच्ची को देखने गए और बच्ची के तबीयत वगैरह पूछी. तो बच्ची जो है उस वक्त पता चला कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी क्योंकि उसके ब्लड टेस्ट में जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें 8% ब्लास्ट सेल्स आए थे. ब्लास्ट सेल्स बेसिकली वो ख़राब खली होते हैं जो कि जो नॉर्मल सेल्स, जो ब्लड सेल्स को खा जाते हैं. तो सिचुएशन ऐसी थी कि ड्यूटी डॉक्टर ने कहा वी हैव नो रेमेडी बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज हर एंड वी हैव नो रेमेडी. तो इस तरह की बातचीत हुई तो हमने सोचा यार, मतलब आम लफ्ज़ों में यही है कि आप इस पेशेंट को मरने छोड़ दो. आम लफ्ज़ों में तो यही है ना कि हमारे पास रेमेडी नहीं है, हम इसको निकाल रहे हैं यहाँ से. तो हम ने सोचा स्टूडेंट्स ने कि यार कुछ करते हैं, अपनी एफर्ट करते हैं. हम कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि हम ट्रीटमेंट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम कुछ एफर्ट कर सकते हैं जो हमारे अख्तियार में. हमारे अख्तियार में ये था, ब्लड जो हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो हमने कॉपी कराई और उनको अपने जितने भी दोस्त अहबाब फ्रेंड सर्कल है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि एक ओपिनियन लिया जा सके, इज़ इट पॉसिबल कि हम इसको ट्रीटमेंट के थ्रू बचाया जा सके. तो डिफरेंट दोस्त जो थे उन्होंने अपने सोर्सेज यूज़ किए और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जितनी भी जो कैंसर ट्रीटमेंट डील करती
उन सब में उन रिपोर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और वहाँ के डॉक्टर से ओपिनियन लिया। तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जो उन्होंने यही कहा कि वी प्रिपेयर टू एडमिट दोज कैंसर पेशेंट्स हु आर कंसिडर्ड टू बी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ दिस डेडली डिजीज, तो वो ट्रीटेबल भी होता है। अब ऐसा मैकेनिज्म तो हमें नहीं नज़र आया पूरे हमने नेशनल हेल्थ सिस्टम के अंदर के इनिशियल स्टेज के अलावा कोई ऐसे पेशेंट्स को एडमिट किए जो लेटर स्टेजेस में भी हो। अगर करते भी हैं तो वो ट्रीटमेंट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता कि वो सरवाइव कर जाए। तो ऐसा मैकेनिज्म बस नहीं था, लेकिन खैर हमने फोकस किया उस बच्ची पे। तो इसके बाद हमने और कोशिश की और करते करते हमें ये पता चला कि आगा खान में, अगर आई मीन एक डॉक्टर है हमारी काफ़ी अच्छी, कहें तो नाम ले दूँ मैं, तो उन्होंने हमें इस केस के हवाले से ये बताया कि शी कुड बी ट्रीटेड, बट इफ़ वी यूज़ केमोथेरेपी ऑफ हाई डोज, आई मीन कि अगर आप हाई केमोथेरेपी पे जाते हैं लेवल की, तो इसके पास सक्सेस के चांसेस होंगे अबाउट 30 to 35, और लो केमोथेरेपी पे जाते हैं तो 6 मंथ सरवाइव कर जाएगी ये विदाउट पेन। तो जो हाई केमोथेरेपी है, बट इसके अंदर आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी एक्सपायर हो सकती है, ये चीज़ हमें पता चली। तो फिर ये हुआ कि हमने उनकी वालदा को बताया थ्रू, मतलब उनके ही रिलेटिव के, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी चीज़ थी। तो फिर ये हुआ कि अब वो फैसला करें कि केमोथेरेपी करानी है कि नहीं करानी है हाई डोज की, क्योंकि एक बड़ा फैसला है, वो हम नहीं कर सकते। हम तो सिंपली एक कोऑर्डिनेट कर रहे थे ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके अगर फाइनेंशियली हुआ तो बस इस सिचुएशन के बाद ये हुआ कि वक्त के साथ साथ, क्योंकि वहाँ फैसला होना था लेकिन फाइनेंशियल इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी उस फैमिली की, तो क्योंकि वालिद साहब उनके थे मेंटली रिटार्डेड, और फाइनेंशियली जो भी बोझ था वो मदर उनकी अफोर्ड कर रही थी, और मदर भी डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, यानी रेंट का किराया आता था या दूसरी जगहों से कोई हेल्प कर देता था इस तरीके से। तो बस वो फिर ये हुआ कि हमने गवर्नर साहब को लेटर लिखा। गवर्नर साहब उस वक्त थे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने हमें बुलाया और हम गए वहाँ पर, प्रेजेंट किया एक अपील कि इस बच्ची को इस तरह से ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकती है अगर आप करवा दें, आपके पास रिसोर्सेज हैं। फिर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन उन्होंने कहा रेमेडी क्या है। रेमेडी हमने कहा हमारे पास तो नहीं है, लेकिन यह कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप पॉसिबल हो तो आप करवा दीजिए। तो उसके बाद ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फंड्स भी थे, गवर्नमेंट अग्रीड थी। तो ये हुआ कि फिर उसको साइड इफ़ेक्ट्स हुए सर्टेनली, क्योंकि सीवियर होते गया। तो यहाँ पे नदीम, मैं अगर इफ यू अलाउ मी टू इंटरप्ट यू, आपने बताया कि, अच्छा थोड़ी सी मैं तफसीलात को रिकॉल कर लूँ, तो ये केस जो था वो हैदराबाद का था जो आप बता रहे हैं, ये नहीं कराची का नहीं, था? ये कराची का केस था। कोरंगी में रिहाइश कराची पजीर थी उनकी फैमिली, और का, मैं अच्छा कराची आया था पढ़ने के लिए, आईबीए कराची में, अच्छा। सेंटर फॉर ऑलराइट, तो वहाँ पे ये एंटरप्रेन्योरियल केस आया। डेवलपमेंट में, आईबीए। सही है। कि आई थिंक बहुत इंस्पिरेशनल है कि आमतौर से लोग, इसको फिर केसेस होते हैं वो जहां तक जा सकते हैं, हॉस्पिटल चले गए, चंदा जमा कर लिया उन्होंने, डॉक्टर को दे दिया, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। लेकिन आपने बताया कि आपने गवर्नर सिंध को बाकायदा खत लिखा। तो सबसे पहले तो जी ये ख्याल बिल्कुल। कैसे आया? दूसरा ये कि इस हद तक मोटिवेशन, आई थिंक इट्स पॉइंट इंस्पिरेशनल। तो ये सब कैसे हुआ? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि जो गवर्नर साहब खत लिखने वाली बात है, ये कैसे डिस्कशन में आया और फिर ये मुमकिन कैसे हुआ? बेसिकली मैं वैसे तो नॉर्मली शेयर ही नहीं करता, क्योंकि मैंने छोड़ दी है। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, मैंने अराउंड कोई 6-7 ईयर्स अपनी सर्विसेज दी हैं। तो मेरा जब भी कोई अच्छा। माइंड आता है तो मैं हमेशा ड्राफ्टिंग या लेटर या कॉरस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट से आई मीन अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, या नॉर्मली मेरे माइंड में आती है तो मैं रिक्वेस्ट वगैरह इजीली कर लेता हूँ, और वहीं मेरा माइंड जाता है पहले के थ्रू प्रॉपर लीगली कैसे काम किया जा सकता है। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इस सिचुएशन में भी मेरा माइंड यही आया कि फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रेंथ हम में नहीं है कि हम ट्रीटमेंट कराएं किसी पेशेंट का जो कि कैंसर ट्रीटमेंट है, और कैंसर ट्रीटमेंट आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव होती है।
तो मेरा माइंड में यही आया कि दोस्तों को मिला के देखें, इस पे गवर्नमेंट को लिखते हैं, ठीक है ना, हायर अप्स के पास जाते हैं, उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, रिसोर्सेज भी होते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, हॉस्पिटल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी सब होती है। तो हम उनको प्लेस कर देते हैं रिक्वेस्ट, एटलीस्ट कि उनको पता चल जाए कि हमने ये केस है, तो फिर वो क्या गाइड करते हैं, किस तरह हेल्प करते हैं, वो फर्दर बताएंगे। तो हम सब ने एक लेटर लिखा जिसपे सब ने साइन किए, सिग्नेटरीज थे हम स्टूडेंट्स। उसके बाद एक रिक्वेस्ट, हमने तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स अटैच की और भेज दिया, और पहुंच गए वहां पर गवर्नर हाउस। तो और जहन में आपकी लकीली ये हमें चीज टाइम नहीं आई मिला, जो लेकिन अक्सर लोग, मैं कह रहा हूँ जहन में आपकी ये चीज नहीं, अक्सर लोग सोचते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं होने वाला, गवर्नमेंट तो कोई ख्याल नहीं करती, लेटर लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, ये चीज जहन में नहीं आई? देखें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि देखें, गवर्नमेंट में बहुत सारी दुश्वारियां होंगी, आप कुछ भी कहें, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप जब तक उनको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे ना प्रॉपरली इन रिटर्न, एक एक एफर्ट तो करें, एटलीस्ट एक चांस ले तो कम से कम उनको लिख के तो देखें जवाब क्या आता है। हम अपनी तरफ से इमेजिन करके बैठ जाएं कि भाई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करने वाली, उसको उसको पता कैसे चलेगा, इल्हाम तो नहीं होगा उसको कि ये केस है, ये बच्चे एफर्ट कर रहे हैं। उस वक्त दैट हम इज वेरी स्टूडेंट थे, नाइस, उस वक्त लगे थे। दैट इज तो वेरी हमने बोला चलो एक एंटरप्रेन्योरियल। एफर्ट करके देखते हैं, क्या पता वहां से पॉजिटिव जवाब आ जाए। तो पॉजिटिव जवाब आ गया, तो हमें एक चांस मिल गया कि हम उसको प्रेजेंट करें। हमने पूरी होमवर्क की, इनक्लोज किए सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि होमवर्क पूरा करके जाएं। और इसके हवाले से हम तमाम जहाँ जहाँ विजिट किया था हॉस्पिटल्स का, हमें ये सारा डाटा मौजूद था कि किसने क्या जवाब दिया और कौन कौन डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने, उस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर थे, उन्होंने हमें लिंक कराया डॉक्टर साहब से NIBD के। तो फिर उसके बाद वही हुआ कि चेकअप्स, काउंटर चेकअप्स टाइम लगता है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम पे कट शॉर्ट कर दूं, तो बच्ची की जो है पहली रमज़ानुल मुबारक को इंतकाल हो गया। और हम ये कि इन्ना लिल्लाह। एफर्ट की हमने, लेकिन ये दुख हुआ कि हम कुछ ना कर पाए, लेकिन एफर्ट की कोशिश की अपनी तरफ से। लेकिन यही हुआ कि हमारे माइंड में ये बात थी कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जो इनिशियल स्टेज के ऊपर डायग्नोस किया जा सके ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे बच्चों को जो कि आने वाले दौर में, यानी जिनका पता नहीं हमें, वो इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो हमने ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। तो यही इस पूरी स्ट्रगल से, एक तो इंस्पिरेशन ये बच्ची थी, सेकंड ये एक सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हुआ कि हमारे नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम में एक गैप है कि जिसके अंदर इनिशियल स्टेज में कोई स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस नहीं करता ब्लड कैंसर को रूरल एरियाज में जाकर। ठीक है, बहुत सारे स्क्रीनिंग करते होंगे, ये मैं नहीं कह रहा, क्लेम नहीं कर रहा कि नहीं करते, करते होंगे, लेकिन रूरल एरियाज में जाकर कोई नहीं करता। इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस की फैक्टर्स लोग सोचते हैं नॉर्मली, ये वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नॉर्मली कुछ लोगों ने कहा था जिनके पास हम गए थे, अपना जब हम होमवर्क कर रहे थे इसको किस तरह से। तो बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं, और जिनमें से एक ने कहा था कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। मैं कहूँगा कॉस्ट की कोई बात ही नहीं है, जब लाइफ को आपको सेविंग करनी है तो उसमें कॉस्ट की क्या बात। एग्जैक्टली, ठीक है एग्जैक्टली। ना, तो इसमें अगर फिर हमने इसमें होमवर्क किया सारा कुछ एंड ऑल दैट, फिर मॉडल बनाया। मॉडल के अंदर बहुत सारे लोग अच्छे मिले जिन्होंने इनकरेज किया। हमने जो नॉर्मली हमें पढ़ाया जाता है बिजनेस मॉडल, कैनवस, वो तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन इसके अलावा भी अपना एक मॉडल डिवाइस किया हमने। 4 स्टेप्स, 4 प्रॉन्ज स्ट्रैटेजी जिसको हमने कहा। 4 प्रॉन्ज स्ट्रैटेजी हमारी यही थी एक्सलेंट। कि सबसे पहले हम एस्टिमेशन विजिट करेंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे उस रीजन का कि कितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कैंप लगाकर हमें आइडेंटिफाई या स्क्रीन करने के लिए कोई भी ऐसा पेशेंट। ठीक है, सेकेंडली हमने फिर ये प्लान किया कि अगर एस्टिमेशन होगी तो हम सेकेंडली उसमें कैंप लगाएंगे। थर्डली कैंप लगा के हम डॉक्टर्स से सैम्पलिंग कराएंगे ऐसे पेशेंट्स की जो सस्पेक्ट केसेस हैं। थर्डली वो लैब्स को भेजेंगे, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो फौरी हम काउंसलिंग करेंगे उन पेरेंट्स की जो जिनके बच्चे जो है सस्पेक्ट केसेस हैं, और उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे 4th स्टेज में। तो हमने 4th ब्रांच थी जिसके मॉडल के ऊपर हमने ये काम शुरू किया। एक्सलेंट।
तो ये पहला कैंप आपने हैदराबाद में लगाया, कहाँ लगाया था? ये हमने लगाया था ठट्टा में, ठट्ठा, अच्छा ठट्ठा को ही सिविल हॉस्पिटल मुंतखब करने ठट्टा। की क्या वजह थी? ठट्टा को मुंतखब करने की वजह ये थी कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आया कि हम किस रीजन में लगाएं। तो जाहिर बात एक रैशनल है कि आप वहाँ पर कैंप लगाएं जहाँ नीड है, सवाल आता है माइंड में। सही। तो हमने एक बेस लाइन स्टडी की डिफरेंट उन लोगों से, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, हेल्थ सेक्टर के लोगों से, कि ऐसे केसेस कहाँ हो रहे हैं मेजॉरिटी। तो छोटी सी बेसलाइन स्टडी में हमें फाइंड आउट हुआ कि ठट्टा इज द रीजन वेयर मोस्ट ऑफ द ब्लड कैंसर पेशेंट्स हैज बीन रिपोर्टेड। वहाँ थैलेसीमिया अच्छा भी है, ये बात भी याद रखें, वो हमें बाद में पता चला है सारी चीज़ें वहाँ अच्छा। जाने के बाद। तो हमने फिर टारगेट किया कि ठट्टा सिविल हॉस्पिटल के से परमिशन लिए जाए और वहाँ पर कैंप लगाया जाए। तो वहाँ हमने 2 दिन 2 कैंप्स लगाए। तो वहाँ पर हमें फाइंड आउट हुआ कि एप्लास्टिक एनीमिया के केसेस, यानी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द ब्लड, बहुत ज़्यादा पाई गई वहाँ बच्चे जिनके ब्लड ही नहीं था बॉडी के अंदर। सारी बात है, अच्छा। डेफिशिएंसी है आयरन की, ब्लड होगा तो फिर वो डेफिशिएंसी कम हो, ज़्यादा होगी ना, मतलब कम होगी। तो खाएंगे पिएंगे, न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन के केस थे। न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन के केस, खाएंगे पिएंगे नहीं तो ब्लड कैसे बनेगा, ब्लड नहीं होगा तो आयरन तो कम हो गई। फिर इस तरह से सिचुएशन हमें पता चलने लगी। थैलेसीमिया के केस बहुत सारे रिपोर्ट हुए थे, वहाँ मुझे हमें पता चल रहे थे, हम ओपीडी में घूम रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अभी जो मॉडल मैंने शुरू में बताया आपको कि वी वर्किंग बेसिकली फॉर द स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ल्यूकीमिया सफर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एरियाज, तो ये मॉडल कन्वर्ट हो गया इनटू screening of those patients who are suffering from the hematological disorders in those rural areas। तो hematological disorders में 3 बेसिक हमने डिजीजेज रखी, जिसमें थैलेसीमिया भी आ गया, ब्लड कैंसर भी आ गया, जिसमें ल्यूकीमिया एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक दोनों आ गए, चारों, बल्कि 4 टाइप्स होती हैं, और एप्लास्टिक एनीमिया भी आ गया। तो हमने इसको हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया सर्विसेज को अच्छा, ये अभी। जो अनाबिया वाला केस आपने बताया, ये किस वक्त की बात है और उस केस के होने में और पहला कैंप लगने के अंदर कितना अरसा गुजरा? पहला कैंप आपने किस तारीख को लगाया? बेसिकली ये कोई बात है 2017 की। 22 जुलाई 2017 को हमने इरताश को लॉन्च किया, प्रेजेंट किया आईबीए के अंदर। और इससे पहले जो अनाबिया का था केस, वो आई थिंक मार्च के अंदर हमें पता चला था, मार्च अप्रैल सराउंडिंग 3 मंथ्स हमें कुछ हो गया था कि हम उस केस को लेके घूम रहे थे। तो मई के अंदर आई थिंक यानी उसका जो है इंतकाल हो गया था, एक्सपायर हो गई थी वो। पहली रमज़ान मुबारक मुझे याद है, पहली रमज़ान इसके बाद। तो यानी कि ये 3 से 4 माह के अंदर के पहला केस होने के बाद आपने इर्तियाश की बुनियाद डाल दी थी? हाँ जी बिल्कुल, इंस्पिरेशन तो थी, लेकिन सर्टेनली हर जगह ओपनली कहता हूँ कि जहाँ पर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसमें लॉजिक रिक्वायर्ड होती है, रैशनल रिक्वायर्ड होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं कि किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को आपको, मतलब कि एक दुख होता है ना कि कोई इंसिडेंट हुआ, आपको दुख हुआ, तो दुख को दुख रख के करेंगे क्या? आपको उस आगे जो दुख होंगे मुस्तकबिल में ऐसे लोगों के साथ, तो उनको उसका अजाला करने के लिए कुछ करना है। तो ये मकसद था करने का कि आप दिल में रख के दुख बैठने से अच्छा है कि आप उनका जो ऐसे हजार अनाबियाँ हैं इन फ्यूचर जिनके साथ कुछ हो सकता है, तो उनके लिए एक मैकेनिज्म बना के छोड़ो। ये सही है कि अगर हम मुख्तसर हैं, कम से कम एक स्टेप लिया है, कल को कोई दूसरा आके एक्सीलेंट। इसको एक्सपेंड करेगा और अच्छी बेहतर सर्विसेज कर देगा, कम से कम एक स्टेप तो लिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत से लोग हैं जो कि जज्बा रखते हैं, माशाल्लाह हम खास पाकिस्तानी पूरी कौम जो है वो एक दूसरे के लिए जज्बा रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से बहुत लोग हैं जो कि बदनाम कर देते हैं, वरना मेरे ख्याल से मेजोरिटी अच्छे लोगों की है। लेकिन ये कि एक बहुत बड़ी डिस्करेजमेंट जो उनको मिलती है, डीमोटिवेशन मिलती है, वो कहते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे।
तो फाइनेंसिंग के हवाले से आप बताइएगा कि फंडिंग और फाइनेंसिंग का आपने क्या सोचा, और फिर जब आपका पहला कैंप लगा और फिर जो आगे कैंप लगे उसके लिए आपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कैसे की? देखिए, फाइनेंशियली तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इशू यही होता है कि फंडिंग का, ठीक है ना। हर स्टार्टअप, चाहे वो एंटरप्राइज प्रॉफिट बेस्ड हो या सोशल हो, उसकी फंडिंग, उसका फॉर्म बदल जाता है, डोनर आ जाते हैं। फाउंडेशन के मामले में जो ट्रस्ट होती है उसमें डोनर्स आ जाते हैं, चैरिटीज आ जाती हैं, सारा कुछ। तो हमने शुरू में जब स्टार्ट किया तो हमने वही ट्रेडिशनल पैटर्न अपनाया, डोनेशंस, चैरिटीज, और एक स्पेशल हमें थोड़ी सी, जिसको कहते हैं कि अवेयरनेस थी, कंपटीशन, जो स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो जो पिछले मीन ईरा में ऐसा कुछ नहीं होता, कंसेप्ट नहीं था। इस जिसको कहते हैं दौर में हमें ये एक बेनिफिट रहा कि हमारे फाउंडेशन के लिए स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स होने लगे। तो अच्छा। हमने मोस्टली जो टेक कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उनको हम अवॉइड करते थे, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, चैलेंजेस, तो उनको हम सॉर्ट आउट करते थे, वो कौन से हो रहे हैं, तो वहाँ जाके हम अपने आइडिया को प्रेजेंट करें। तो स्टार्टिंग में हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज जो था, जो इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स, आई थिंक मैं नाम सही कह रहा हूँ, तो उन्होंने कंडक्ट करवाया था, और इन कोलैबोरेशन विद आईबीए। तो वो हमने विन किया था, और 500,000 रुपीज़ का। और वहाँ से अच्छा। हमने जर्नी स्टार्ट की थी, क्योंकि वहाँ हमने वहाँ के बाद से हमने पहला कैंप लगाया था सिविल हॉस्पिटल छट्टा की कोलैबोरेशन के साथ। यानी हमारी पहली अचीवमेंट थी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2018। सेकंड अचीवमेंट हमारी ये हुई कि हम रजिस्टर्ड भी नहीं थे, तो सही। हमारे लिए अचीवमेंट थी, क्योंकि अनरजिस्टर्ड किसी भी एनजीओ को फंडिंग, आपको पता है, बड़ी मुश्किल से होती है। या तो आप डोर टू डोर चैरिटी कलेक्ट करें, फिर कोई इनिशिएटिव लें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक ट्रस्ट था बहुत बड़ा, कि जिसने हमें कंपटीशन जीतने के बाद 500,000 रुपीज़ फंड किए, और उसके बाद हमने इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिविल हॉस्पिटल छट्टा विजिट किया। वहाँ पर हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों की जिन्होंने सपोर्ट की हमें, और हमारा परमिशन लेटर इशू हुआ सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर ने दिया, सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो थे वहाँ पर, उन्होंने दिया, और हमने पहला कैंप वहीं लगाया। सही। अच्छा, before I come to the next question, let me tell you कि all those people who are attending, they can leave comments and questions in the comment section. तो जब हम टॉक को एंड करेंगे तो I'll take those questions and Nadeem will be answering them. All right, let's move on to the next part of the talk. तो अब ये बताइए कि माशाल्लाह आपने इंसेप्शन कर ली, आपने स्टार्ट कर लिया काम, लेकिन ये कि इंटरनेशनल रिसर्च ये कहती है कि स्टार्टअप्स उस वक्त तक नॉर्मली तेजी से ग्रो नहीं करते जब तक वो अपनी चीजों को फॉर्मलाइज ना कर लें। और फॉर्मलाइज कर लेना इसलिए भी जरूरी है कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो जब तक हम फॉर्मलाइज नहीं करेंगे अपने आप को तो हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। बिल्कुल, फिर एक बार बिल्कुल, आपने डॉक्यूमेंट कर दिया तो फिर आप फॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हैं फंडिंग के लिए डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो ये जो आपका बिल्कुल। प्रोसेस था इसको फॉर्मलाइज करने का, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन और उसमें जो दुश्वारियां आई उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि अगर बाकी भी लोग करना चाहें तो 1 2 3 4 क्या स्टेप्स उनको करने चाहिए। बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो भी फर्म होती है, एंटरप्राइज होती है, नॉर्मली वो इश्यूज को डील नहीं करती जो कि फाउंडेशंस या ट्रस्ट डील करती हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन उनके लिए मैंडेटरी इतनी नहीं होती। जो आईसीटीसी से रिलेटेड वेंचर्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनके पास ये एज होता है कि वो अपनी एक कंपनी लॉन्च करें, लोगो बनाएं, वेबसाइट बनाएं, और अपने मॉडल को टेस्ट कर लें। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आने लगी तो फिर रजिस्टर कर लो। एटलीस्ट उनके पास ये एज होता है। फाउंडेशंस के पास ये एज नहीं होता। वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं पहले लोगों पे। वो ट्रस्ट वाला नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो ट्रस्ट, वो एतमाद वाला। वो बिल्कुल। एतमाद बिल्ड करने के लिए अपने आप को पहले लीगलाइज करते हैं। तो हमारा फोकस भी यही था कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन पहले की जाए, तमाम चीज़ों की, एक से एक, तमाम, वन टू ऑल। हमने रजिस्ट्रेशन कराई गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। क्योंकि हमने इसके लिए भी थोड़ा सा रिसर्च की, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। SECP, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ हम गए।
और वहाँ के हम डिप्टी डायरेक्टर से मिले, उन्होंने भी एडवाइस की हमें कि देखें जब पेपर वर्क होता है ये उनके लिए भी बेहतर होगा सुनना, जो कि चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाएं फाउंडेशन। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, सीसीपी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो उसके ऊपर कोई अराउंड, उन्होंने जो कहा था हमें उस वक्त 80,000 से प्लस जो है ना अमाउंट लगी, वो पेपर बनेगा, वो इस्लामाबाद से अप्रूव होगा। और इसकी भी कोई अच्छा। गारंटी नहीं अप्रूवल हो कि नहीं हो, क्योंकि स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, सॉरी। तो आपके ऊपर जो है ना प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आपके स्टूडेंट हैं और आपके पास इतनी फंडिंग भी नहीं है। सेकेंडली हमारे पास ऑप्शन था फिर सिक्योरिटी सॉरी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो कि होता है हमारे इधर स्टेट लाइफ बिल्डिंग जो है अपना मदीना मॉल के सामने, रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसमें ऑफिस है रजिस्ट्रार ऑफिस सोसाइटी इंडस्ट्रीज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस, आई थिंक ये अथॉरिटी का नाम है। वहाँ पर हम गए, वहाँ मालूमात हासिल की। तो गवर्नमेंट का चालान होता है 15,500 का, ठीक है। और बाकी फर्दर जो है आप सर्टेनली अपने लॉयर अगर आपका होगा तो उसको अपने कंसल्टेंसी चार्जेस पे करनी पड़ेगी, तो आपको अराउंड पड़ जाएगा केस 50,000 प्लस, ठीक है। अच्छा। अब वो कम कैसे होगा कि अगर हमें एक एडवाइस दी थी लेकिन हमने नहीं मानी, क्योंकि हमें चोट खाकर सीखने का जो है ना बड़ा शौक था। तो सही। हमें एडवाइस दी थी प्लानिंग कमीशन के एक जज ने कि आप जब वेंचर चलाओ तो सब कुछ खुद खुद बन जाओ, एडवोकेट भी खुद बन जाओ, आप सब कुछ सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद करो, ठीक है। प्रपोजल राइटिंग भी खुद करो, हमने खुद की प्रपोजल राइटिंग, लेकिन एडवोकेट नहीं बने। हालांकि बहुत इजी था, क्योंकि उस वक्त हमें नहीं पता था सारी चीज़ें। फिर ये हुआ कि लॉयर की कंसल्टेंसी चार्जेस में थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो गया, और उसमें हमें अराउंड 60,000 प्लस का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पड़ गई। लेकिन अच्छा। ये है कि काम, हाँ, अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट का कहेंगे तो गवर्नमेंट का 15,500 का चालान होता है, प्लस आपके कुछ इश्यूज होते हैं वहाँ पर, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे चलते हैं मामला, तो उन जिनके मामला बारे को में रिजॉल्व भी खुल कर। के बात नहीं की जा सकती शायद। तो वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वो कुछ प्रॉब्लम्स, आवाज में थोड़ी सी आई थिंक कट रही है, यहाँ पर सिग्नल्स का इशू हो रहा है। आप कहिए। मैं ये कह रहा था कि वो जो गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं उनके बारे में बहुत खुल के बात नहीं हो सकती, तो जो है वो बेहतर है कि वो ढके छुपे अल्फाज में कहा जाए कि भाई ये इश्यूज होते हैं। और मेरा अपना तजुर्बा ये है कि अगर आप लॉयर को हायर कर लेते हैं तो वो सारे इश्यूज फिर लॉयर डील कर लेता है, तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है उसके अंदर वो सारी कॉस्ट कवर हो जाती हैं, आपको डायरेक्टली डील भी नहीं करना पड़ता। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई थिंक यू वुड एग्री विद। हेलो। जी जी, हेलो। मैं आवाज थोड़ी सिग्नल्स थोड़े से ड्रॉप हो रहे थे। जी, अब आप सुन रिपीट सकते हैं कर मुझे? देंगे आप क्वेश्चन? जी जी, क्वेश्चन हाँ, रिपीट कर देंगे, आपने, सॉरी आप। जी मैं ये चाहूंगा कि इसको आप इंडोर्स करें, जो भी आपने बात कही कि गवर्नमेंट इदारों के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं जो कि खुल पे उन पे बात नहीं हो सकती, लेकिन इसका आसान तरीका ये होता है इससे निकलने का, राह फरार अख्तियार करने का, कि आप लॉयर को ही हायर कर लें। जिस तरह आपने कहा कि आपकी जो 60,000 की कॉस्ट आई, तो उसके अंदर यकीन वो जो 15,500 की गवर्नमेंट की फीस थी, चालान था, वो कॉस्ट थी, उसके अंदर कंसल्टेंसी फीस थी, वकील की, और जो ऊपर नीचे के वो चाय पानी के खर्चे होते हैं, अगर हम ये अल्फाज को इस्तेमाल करें, तो वो सारे फिर उस फीस के अंदर गालबन निकल जाते हैं। आपका क्या ख्याल है? हेलो। हेलो। आप सुन सकते हैं मुझे? सर सिग्नल्स थोड़े, आई मीन आवाज में जो ना कट कट के आ काफी ज्यादा। चले, आप जारी रखिए जो आप बता रहे थे कि आपने वो जो चालान करवाया, वकील करवाया, उसके बाद की क्या स्टेप्स हैं, आप जारी रखिए। मैं थोड़े से तरफ हो जाऊँ, आई थिंक मेरे ख्याल में वाईफाई से करीब हो जाएगा। अब सही है हाँ, सर, कैन यू आवाज आ हेयर रही मी है? नाउ? जी, मुझे तो हाँ, आपकी यस आई आवाज़ कैन बिल्कुल हेयर यू। सही आ रही है। आपको थोड़ा सा दुश्वारी हो रही है। अच्छा अच्छा। तो shall I अच्छा say the अच्छा, same सॉरी thing again? माजरत। हाँ, माजरत माजरत, सॉरी।
जी, नो वरीज नो वरीज। आप टेक्नोलॉजी आई मीन ग्लिचेस आते रहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट इदारों के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं जिनके बारे में शायद बहुत खुल के बात नहीं की जा सकती। तो उनको अवॉइड करने का जो आसान तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा खर्चा करके किसी वकील को हायर कर लें और उन इश्यूज में खुद आप पढ़े ही ना। लेकिन फिर ये है कि वो जो चोट खा के सीखने वाली बात है वो इसके अंदर नहीं आएगी। तो आप इस बारे में क्या राय देंगे उन लोगों को जो कि ये काम करना चाहते हैं? सर ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो फार्मूला आपने कहा ना कि एक लॉयर को हायर कर ले, तो लॉयर को हायर किया था हमने। और खैर ये हुआ कि अमाउंट वही रहती है, कंसल्टेंसी अच्छा। चार्जेस ऐड हो जाते हैं। और आपके राइट। पास जो फाइनल कॉस्ट आती है ना पूरे काम की, चालान के अलावा, तो वो फिर हम्म। कंसल्टेंसी चार्जेस में ऐड इन हो जाती है। और वो लॉयर सही जो है है। वो पोर्शन उधर प्रोवाइड कर देता है। तो मीन्स के समझ जाएं कि आप कॉस्ट आपको उतनी ही पड़ती है। और अगर आप अच्छा। डायरेक्टली जाकर किसी एजेंट से जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने, तो आपको मैं बताता हूँ गारंटी से आपको 30,000 के अंदर हो जाएगा काम सारा। अच्छा। अच्छा। सही है। तो वो जो चाय पानी का जो लोग बात करते हैं उससे आपको भी डील नहीं करना पड़ता। सर बस ये है सिचुएशन ऐसी। चले सही, आगे चलते हैं। आपको तकरीबन कॉस्ट आप कह रहे हैं 60 से 70,000 की आ गई इस तमाम काम के अंदर, जी रजिस्ट्रेशन के अंदर। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको वक्त कितना इंतजार करना पड़ा? देखिए वक्त तो पेशेंस रखने पड़ते हैं। जिस काम के अंदर आप हम आए हैं इसमें पेशेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। पहली बात, स्टार्टअप्स वालों को तो पेशेंस रखना ही है, क्योंकि आप बिल्कुल। एकदम से रिटर्न और स्टार्टअप्स में तो देखें ना, जो नॉर्मल एंटरप्राइज हैं, प्रॉफिट बेस्ड वेंचर्स हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट करती हैं। हम तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हम्म। कर से कह सकते उसको, ठीक है ना। हम्म। हम तो इवन हम तो हमें ज्यादा पेशेंस रखनी है दूसरे स्टार्टअप से। वो दूसरे स्टार्टअप मॉडल हम्म। फेल हो गया, दूसरा वेंचर स्टार्ट करके टेस्ट करके देख लें। हम क्या करते हम्म। हैं, हमें पहले रजिस्ट्रेशन करानी है, फिर एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करानी है। हमने पहले सिंध गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाया, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 था। फिर एफबीआर से रजिस्टर करवाया। उसके बाद फिर हम तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन दोनों की करने के बाद हमने अपनी जो नॉर्मली कंपनीज की होती हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस, वो कंप्लीट की कि ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक, इवन वेबसाइट हमारी ऑफिशियल। उसके बाद जो एक 1-to-1 एक्टिविटीज हमारी हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमें आईबीए ने बड़ा सपोर्ट किया, तो आईबीए ने अपना ऑफिस यानी कि इंक्यूबेशन, बीइंग एन इंक्यूबेटर, हमें वो एरियाज, वो स्पेस अवेलेबल कर दी जहाँ पर हम ऑफिशियल मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते थे। तो हम मीटिंग्स कंडक्ट करते थे और हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड मीन्स कि हम पिक्चर्स लेते थे और उसकी डिस्क्रिप्शन फेसबुक पे डालते थे ताकि अकाउंट बनते रहे ऑटोमेटिकली। फिर इन दी एंड ऑफ द 3 मंथ क्वार्टरली हम रिपोर्ट बनाते थे। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट हम बनाते थे, वही कंपाइल होके एनुअल रिपोर्ट हमारी बनती थी। तो इससे ये होता था हमारी तमाम काम एक्टिविटीज डॉक्यूमेंटेड होती जाती थी। इवन मीटिंग्स से लेके मिनट्स ऑफ द मीटिंग हम बनाते थे प्रॉपरली। जैसे गवर्नमेंट का जो मॉडल था, मैंने जो तजर्बा किया था अपना सारा 7 साल का, वो सारा यहाँ पर मैंने लेकर आया। और मेरे साथ जो है दूसरे जितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स, सैयद आमिर शाह से लेकर जितने भी, वो सब ने जो है वो उसमें बहुत मेहनत की। और अच्छा, आपने मेंबर्स अभी की भी यहाँ जो, बात की, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, आई एम सॉरी। लेकिन ये यहाँ पे बात वाजे हो जाए तो अच्छा है। थोड़ी सी प्री रिक्विजिट्स के बारे में बताइए कि बिफोर यू स्टेप इनटू एससीसीपी, बिफोर यू स्टार्ट द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, उससे पहले की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कि आपके पास कोई रजिस्टर्ड एड्रेस हो, कोई कमर्शियल ऑफिस हो, कुछ मेंबर्स हो, स्टफ लाइक दैट, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट ये थी कि आपके पास लॉज होने चाहिए अपने एसोसिएशन के, जिनको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी कह सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ इरताज फाउंडेशन जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के लॉज होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर जो कि लॉयर ही बनाता है, या फिर अगर आप किसी अच्छा दोस्त जानने वाला लॉयर है तो वो बना देगा, तो आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो वो होगा। और तमाम मेंबर्स, यानी अगर आप सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू जाएंगे रजिस्टर कराने, तो आपको मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होंगे टीम के रजिस्ट्रेशन के लिए। और 7 मेंबर्स के यानी ऑफिस होल्डर्स होंगे, वो ऑफिस बेरर जो अच्छा। कि वहाँ बैठेंगे। और
अगर कहा जाए सही मायनों में तो वही फाउंडिंग मेंबर्स होंगे उस एसोसिएशन के, 7 मेंबर्स। हमारे केस में 8 मेंबर्स, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा रखा हुआ था, क्योंकि सर्टेनली दोस्त था और वो सपोर्ट कर रहा था और वो विलिंग था कि इस चीज़ में ज्वाइन करें। तो 8 मेंबर्स थे हम। और इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे तो उनमें 2 ट्रस्टीज रिक्वायर्ड होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं उसमें। तो 2 ट्रस्टीज पे भी आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है। वो कंपनी कहलाएगी, फर्म, कंपनीज एक्ट कहलाता है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सही। कंपनीज एक्ट 2017 आई थिंक, 2017 या 2018 आई थिंक। ये तो ये रिक्वायरमेंट थी, और इसके लिए हमें चाहिए थे एनआईसीज मेंबर के, और हमें क्या कहते हैं, एफबीआर का सर्टिफिकेट चाहिए था, अथॉरिटी लेटर चाहिए था हमें, और हमारे पास जो मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था वो चाहिए थी, उसकी कॉपी। और एनओसी हमने सबमिट करवाई थी आईबीए के थ्रू, कि हमारा ऑफिस है यहाँ पर इंक्यूबेशन के अंदर, वो सही। सबमिट करवाया था हम। और ये चीज़ें थी बस। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि बीच में इस दौरान में आपने ये भी कंसिडर किया था कि आप इसको पाकिस्तान लेवल के ऊपर रजिस्टर करवाना चाहते हैं या फिर एक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर आपने बाद में फैसला किया आप प्रोविंशियल लेवल पे आएंगे। तो ये डिसीजन जी क्यों आया, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, उस वक्त भी नहीं थे, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, और दूसरा ये कि हमें एक स्टार्टअप लॉन्च करना था। और एक आइडिया लॉन्च करने के लिए आप उसके ऊपर 100,000 रुपीज से ज़्यादा लगा दें आप, या फिर 1 लाख से ज़्यादा लगा दें, या 80 हज़ार लगा दें, तो ये पॉसिबल नहीं था तमाम मेंबर्स को शेयर करने के बावजूद भी। तो मुनासिब भी नहीं है। तो हमने ये फैसला किया कि जो एडवाइस हमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर ने दी, देखें कम आपके पास फंडिंग है तो आप ऐसा करें, और सिंध लेवल पे, और आपके पास एक एक लाइसेंस आ जाएगा टू ऑपरेट। ठीक है, एक पेपर आ जाएगा एटलीस्ट टू ऑपरेट इन द रीजन। अब आप सिंध लेवल पे जब आप ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही अप्रूव्ड है, पुराना लॉ है, वो एक्सेप्टेबल है। एटलीस्ट अनरजिस्टर्ड होने से बेहतर है कि आप रजिस्टर्ड रहेंगे। तो सही। हमने उस आइडिया को टेस्ट करने के लिए मुख्तसर से अमाउंट के ऊपर मुख्तसर जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाई, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारा स्कोप और फंडिंग बढ़ जाएगी फिर हम उसको स्केलेबल कर लेंगे, इसलिए रजिस्टर भी फिर पाकिस्तान लेवल पे करा लेंगे। जबरदस्त। तो इस वक्त आप फुली रजिस्टर्ड हैं और ये कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो आप पूरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। इस वक्त हम रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में भी, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी एफबीआर के थ्रू, और अल्हम्दुलिल्लाह आईबीए से एनओसी हासिल है हमें। और प्लानिंग कमीशन एंड रिफॉर्म्स, आई थिंक पुराना नाम है, अब तो प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म हो गया शायद। ये जो है डिपार्टमेंट में हमें फर्स्ट जो है ना अवार्ड किया है अमाउंट। तो सर्टेनली हमने पूरा प्रपोजल, हमारे क्रेडेंशियल सब सबमिट करवाए हैं। हम कहीं आई मीन हर जगह रजिस्टर्ड है उनके पास बायोमेट्रिक के थ्रू। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि लेट्स टॉक अबाउट द माइलस्टोन्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ इर्तियाश। तो इर्तियाश ने आप तक कितने क्लिनिक्स कर लिए हैं? ऑलमोस्ट अगर आप रफली बता सके कि नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कितने हो चुके हैं इर्तियाश के, किन एरियाज पे इस वक्त आपका फोकस है, और ये कि आपने इस एक्सपीरियंस में क्या सीखा कि कौन से ऐसी पिकुलियरिटीज हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं सोशल सर्विस के जहां पे ज्यादा लोगों को फोकस करना चाहिए। तो थोड़ा सा अचीवमेंट के हवाले से बताइए। सर इर्ताश फाउंडेशन ने अचीवमेंट में हम तो ये काउंट करते हैं कि जो कॉम्पिटिशन्स हमने विन किए हैं वो श्योरिटी नहीं है अचीवमेंट की, जो कॉम्पिटिशन्स हमने विन किए, और ना ही किसी स्टार्टअप की श्योरिटी होती है कि अगर वो इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स विन कर रहा है तो वो उसकी अचीवमेंट है। आई मीन उसकी श्योरिटी गारंटी है कि वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसने कंपटीशन विन कर लिया है। वो फॉर जस्ट शॉर्ट पीरियड उसके लिए एक एप्रिसिएशन ज़रूर है, और फंडिंग एक एक सोर्स है।
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ऐसे मॉडल को बिल्कुल ही ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं जहाँ से रिटर्न होने लग जाए, सर्टेनली हमें भी तो रिटर्न चाहिए ना इस पूरे साइकिल को चलाने के लिए। हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, लेकिन फंडिंग की एक साइकिल होती है। वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद उसकी सर्विसेज की कॉस्ट आनी चाहिए और उसको पे करने के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो होना लाजमी है ना। मीन्स कि हमारे पास इतनी हम्म। फंडिंग हो कि हम उसको स्पेंड कर सकें। तो हमने, अगर आप हमारी अचीवमेंट्स कहते हैं, तो हमने सोशल विन किया था। इसके बाद हमने यूथ एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज विन किया। फिर बेस्ट बिजनेस मॉडल जेबिस्ट में हमने विन किया था। उसके बाद हमने जो अ, जो जो मेडिकल कैंप्स लगाते थे, उन मेडिकल कैंप्स में तो अलग जो हम ग्राउंड पे लगाते थे, उसके बाद हमने उनको ट्रांसफॉर्म किया क्लिनिक में। हम एग्जिस्ट करते हैं अभी अभी जो हमारी क्लिनिक है DHA फेज 2 में, फर्स्ट कमर्शियल स्ट्रीट, वहाँ पर हमारी क्लिनिक है, डायबिटीज एंड एंडोक्राइन क्लिनिक। तो वो अच्छा। हमने इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पर हमने लगाया। फिर पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई, कोविड-19 की। फिर जो है हमारा प्लान तो यही है कि जो मेडिकल कैंप्स लगते हैं ये आई मीन लॉन्गर पीरियड का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स एडहॉक बेस्ड सॉल्यूशन ज़रूर हो सकता है, लेकिन फॉर लॉन्ग रन जो है ना, हमें स्क्रीनिंग सेंटर्स ओपन करने हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो स्क्रीनिंग हम्म। सेंटर्स के कंसेप्ट को लेकर हमने अभी फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया है वो डायबिटिक सेंटर, एंडोक्राइन सेंटर का खोला है। और जो इससे पहले एक प्रपोजल सबमिट करा है स्क्रीनिंग सेंटर का, फ्री ऑफ चार्ज जो होगा तमाम पेशेंट्स के लिए, वो अभी टेबल पे है। अभी देखें कब उसको पेंडेमिक खत्म होता है और उसके बाद वो अप्रूव होता है। तो इन टर्म्स ऑफ बेनिफिशरीज अगर आप थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि ल्यूकेमिया की आप अर्ली डिटेक्शन के ऊपर काम करते हैं, तो कितने लोग हैं जो कि अभी आपके सर्विसेज से फायदा उठा चुके हैं? सर अभी तक तो हमने जो लास्ट हमारे 2 कैंप हुए थे ठट्टा के अंदर, उनमें हमने अराउंड 600 चिल्ड्रंस को जो है ना इस एग्जामिन किया था। 600 चिल्ड्रंस को एग्जामिन किया था और हमने अराउंड कोई 400 to 500 टेस्ट किए थे। और जिसके अंदर से 6 केसेस जो है हमने आइडेंटिफाई किए, जो कि ल्यूकीमिया के भी थे, एप्लास्टिक एनीमिया के भी थे, और थैलीसीमिया के भी थे। इसी वजह से हमें पता चला कि थैलीसीमिया के केस भी हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो एप्लास्टिक एनीमिया तो जो हमने एडमिट करवाया इंडस हॉस्पिटल कोरंगी में, वहाँ एडमिट करवाए। और ल्यूकीमिया के केस भी वहीं एडमिट करवाए। और कुछ एक जो केस है हमने वहाँ करवाया था जेपी जिना हॉस्पिटल आई थिंक, जेपीएमसी। चाइल्ड है। और वहाँ पर जो है वो उस बच्ची की जो है आई थिंक डेथ हो गई थी, क्योंकि वो लेट डायग्नोस्ड केस था। अच्छा। वो लेट डायग्नोस्ड केस था। वो एक जो है वो एक्सपायर हो गई थी, बाकी अंडर ट्रीटमेंट। माशाल्लाह। अच्छा, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं एडवाइस पे आऊंगा। तो वो आपने जो कॉम्पिटिशन जीते उससे कुछ फंड रेज हुए, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू गो टू फार। तो व्हाट इज द सस्टेनेबल मॉडल ऑफ इर्तियाश टू कीप गेटिंग द फंडिंग? हाँ बिल्कुल। बेसिकली वी हैव फाइंड आउट, वी हैव ट्राइड टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल चैनल्स फॉर आवर वेंचर। वो किस तरह से? हमने सिर्फ रिलाई नहीं करना चैरिटीज पे, डोनेशंस के ऊपर। हमने इसीलिए मेडिकल सेंटर्स, लेबॉर्ट्रीज, फार्मेसीज, इवन हमारा जो प्लान है आगे चल के, अल्लाह ताला हमें इतनी मतलब सपोर्ट करे कि हम हॉस्पिटल बना सकें, कैंसर हॉस्पिटल। तो हमने ये सारे चैनल्स जो है प्लान करके रखे हुए हैं। और हमने अभी तक जो इम्प्लीमेंट किए हैं उनमें एक स्क्रीनिंग सेंटर जो है प्लान कर लिया है। पूरा इम्प्लीमेंटेशन अप्रूवल के बाद ही एग्जीक्यूशन होगी उसकी। इम्प्लीमेंटेशन हो गई डायबिटिक एंडोक्राइन सेंटर की। और
चैरिटीज़, डोनेशंस, और इसके अलावा हमने बहुत सारे डोनर्स हैं हमारे जो हैं, इंडिविजुअल डोनर्स जो हमें देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ देखें पेंडेमिक जो है ये अनसर्टेन सिचुएशन है। तो अनसर्टेन सिचुएशन में जो स्टार्टअप्स हैं वो तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, अनलाइक ऑर्गेनाइजेशंस वो तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिफरेंट तरीके से, क्योंकि डोनर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको चलाएं और उसके बाद लोगों को फ़ायदा भी दें और ख़ुद हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी चलते रहे। क्योंकि इस पेंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली कि जिसके अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी की हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे डोनर्स हमें बता देते हैं कि इस अमाउंट को आपने ट्रीटमेंट में यूज़ करना है या फूड सही। डिस्ट्रीब्यूशन में करना है, क्योंकि आज हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस में वो चाहते हैं, तो उनकी फिर एग्रीमेंट शामिल होती है कि हमें ये चीज़ इस तरह से स्पेंड करनी है। तो अल्लाह का सही शुक्र है, है हम चल रहे जबरदस्त। हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ चैनल्स बना के। क्योंकि मेरे ख्याल से एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है, कुछ इंटरनेशनल फंडिंग बॉडीज होती हैं, तो इफ यू हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड देन यू कैन अप्रोच देम एज वेल, और फिर वहां से अगर एक अच्छी सब्सटेंशियल फंडिंग मिल जाए तो आई थिंक वी टेक अ वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स जी बिल्कुल। बेनिफिटिंग द पीपल इन दोज एरियाज। अब थोड़ा सा एडवाइस कीजिएगा आखिरी 10 मिनट में, मैं आपका तकरीबन 1 घंटा ले चुका हूँ, कि एडवाइस की दो मतलब डायरेक्शन हो। पहली डायरेक्शन ये कि आप हर बारी साइट पे काम करते हैं, अनुबंधन काम करते हैं, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे सोशल वेंचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पे आपकी तरह से लोगों के दूसरे वेंचर्स को आना चाहिए और इन्वॉल्व होना चाहिए। और दूसरी एडवाइस ये दीजिएगा कि जनरली जो नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो बेनिफिशियल हो सकें ओवरऑल पाकिस्तानी कौम के लिए, इंसानियत के लिए। जी। देखिए, पहला क्वेश्चन तो मैं सुन नहीं पाया सिग्नल की वजह से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बता शैल देता आई हूँ। रिपीट इट? हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन में ये है कि देखें, जब भी सोशल वर्क में कोई भी इन्वॉल्व हो तो वो एक तो ज़बरदस्ती का काम नहीं होता, ये माइंडसेट का काम है कि सोशल वर्क में कोई शख्स आता है और सोशल वर्क करता है तो वो किसी से काम करवा नहीं सकता ज़बरदस्ती ना। ये इसीलिए हमारी मोटिवेशन भी सोशल वर्क की इनर इनसाइट एक आग थी जो कि बाहर आई है इस फॉर्म के अंदर। अदरवाइज मैं भी कहीं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई प्रोफेशन इख्तियार करके बैठा होता या कहीं पर कोई और काम कर रहा होता। लेकिन यही है कि देखें, दो तीन चीज़ें हैं अल्लाह ताला जो है, मैंने जो ऑब्जर्व की और अल्लाह ताला ने मुझे मतलब कि बताया है या कह लें सिग्नल्स दिए हैं जो सबको देता है अल्लाह ताला। देखें, एक होता है हमने जो काम कर रहे हैं, हम सर्कल ऑफ ग्रीड में चल रहे हैं, फिलॉसफी ऑफ ग्रीड, ठीक है। हर किसी को अपना फिलॉसफी ऑफ ग्रीड ये होता है कि मैं, मेरी नौकरी, मेरी लग्जरी, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, उसके सर्कल में हम घूम रहे हैं, ठीक है। हमारा सिस्टम जो हमारा एजुकेशन हो या इकोनॉमिक सिस्टम हो, हमें एक्वायर करना सिखाया, हमने कभी शेयर करना नहीं सिखाया, ठीक है ना। तो इसीलिए फिलॉसफी ऑफ ग्रीड में रहते हुए लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि हर कोई फाउंडेशंस बनाए, बल्कि अपना जो भी काम कर रहा है उसमें से थोड़ा शेयर जो है ना वेलफेयर के वर्क में किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दे या खुद जाके कर दे, ताकि उसको कम से कम किसी की हेल्प हो जाए और लगे कि भाई देखें, मेरी ज़ात से किसी का काम, किसी का भला हो गया। अब वो जो मैं सिग्नल की बात कर रहा था अल्लाह ताला देता है, वो सिग्नल मैं आपको इस तरह बताऊंगा, समझाऊंगा कि देखें, कोई परिंदा किसी जगह से टकरा के हादसे से गिर जाता है सड़क पे, ठीक है। तो वो परिंदा आपको नज़र आ गया, तो आपने उसको उठाना है और उसको साइड में रखना है या उसकी मरहम पट्टी करनी है, जो भी करनी है, क्योंकि आपको नज़र आया, ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको दिखाया कि वो परिंदा गिरा है, हालांकि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे थे, जा रहे थे, लेकिन उनको नज़र नहीं आया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको दिखाया ही नहीं और उनका काम ही नहीं था। जो वाक़या हमारे साथ पेश होता है वो अल्लाह का सिग्नल होता है कि ये तुम्हारे साथ पेश हुआ है, तुम्हें दिखाया गया, अब तुम इसके लिए कुछ करो, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हमारे साथ जो वाक़यात होते हैं वो अल्लाह ताला के सिग्नल्स होते हैं, और वो बच्ची का जो वाक़या था बेसिकली हमारे लिए सिग्नल था
कि हमें कुछ करना है, तो हमारी जिम्मेदारी यही थी कि कोशिश करो। और यही बात है कि जो सोशल वर्क करना चाहते हैं उनके ये दिल की चीज़ होती है, दिमाग की चीज़ होती है, माइंडसेट का काम है कि अगर जो शौक रखता है वही करे और उसको आगे बढ़ाए, ये नहीं मार दे अपने जज्बात को। ये सिस्टम कुछ माजरत के साथ वो डिबेट कहीं और चले जाएगी। ये सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर हमेशा हर चीज़ रिक्वायर की जाने के लिए बताया जाता है, शेयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, किसी के काम आने के लिए। इससे ये होगा कि उसका भी सिस्टम रहेगा, आपका भी सिस्टम चलता रहेगा, और अल्लाह ताला और देगा। एक्सीलेंट। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इनिशिएटिव। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो ट्रू एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज इनिशिएटिव लेता है और फिर राहें बनती चली जाती हैं। खास जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह ताला आपको दिखाता है और मदद करता है। जी बिल्कुल। तो मैं काफी लोगों से बात की, वो कहते हैं कि जैसे ही आप अपने जी कंफर्ट बिल्कुल। जोन से बाहर आते हैं तो मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग, और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपने सोचा भी नहीं था कि किस तरह से हो बिल्कुल। सकता था। ऐसे गायबाना आपको जो है वो मदद मिलती है। आखिरी एक कमेंट छोटा सा ही करते जाइएगा, और जितने बिल्कुल। सोशल वेंचर्स अगर आना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि उनको किन एरियाज के अंदर एफर्ट करनी चाहिए? इनको देखें, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं। हेल्थ तो बहुत बड़ा है, ठीक है, और रूरल एरियाज तो केटर हुए ही नहीं है कम्प्लीटली, और जो एग्जिस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनके पास बहुत मुख्तसर हैं। तो हेल्थ के अंदर बहुत काम हो सकता है, जो कि SDG 3 में आता है। और इस तरह एजुकेशन के अंदर काम हो सकता है, क्योंकि लिटरेसी जो है वो फ्री में प्रोवाइड करना, या एजुकेशन प्रोवाइड करना उन एरियाज़ पे, रूरल एरियाज़ में बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। और एजुकेशन वो चीज़ है और हेल्थ वो चीज़ है जो मेन कंपोनेंट है, आई मीन सोसाइटी को उठाने के लिए। आई थिंक इसी पे फोकस कर लें तो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के बेस पे बन जाएंगे बहुत अच्छे। यानी कि हेल्थ के ऊपर आप कहते हैं कि इसका बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर से अंदरूनी नस्ल में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी एक चीज़ है जिसकी वजह से अगर ज़िंदगी बचेगी तो फिर हम दूसरी चीज़ों के ऊपर काम कर पाएंगे। Zabardast. I think I've taken enough of your time. Thank you very much, Nadeem, for being with us. Your talk was very insightful. इस टॉक के जरिए आप इंट्रोड्यूस भी हो गए हैं बहुत से लोगों को, तो जब मैं इसको इंशाल्लाह पोस्ट करूंगा लाइव यूट्यूब पे और शेयर भी करूंगा, तो और भी लोग जान जाएंगे। तो होपफुली वो हो सकता है आपसे रब्ता करें, उनको आपसे कोई यूजफुल एडवाइस मिल सके। इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ कि इंशाल्लाह 1-2 सालों के अंदर इर्तियाश और तरक्की करेगी और